आज ऐतिहासिक दिन है। 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। आखिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या, और क्या इसके आने से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल जाएगा? स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में क्या बड़े बदलाव लाए जाएंगे, और क्या सच में क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग करना सिखाया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के नाम से सबसे पहली बार 1968 में इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था। 1968 के बाद सीधा 1986 में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। 86 के बाद एक बार 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स इस पॉलिसी में किए गए, और तब से लेकर आज तक हम वही पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स 34 इयर्स पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने सुना, 29 जुलाई 2020 एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन हमने 34 इयर्स पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को पीछे छोड़कर आज के ज़माने के हिसाब की एक नई एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन, जो कि पहले इसरो चीफ भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुद्दा बीजेपी गवर्नमेंट के 2014 के पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल था। शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट चेंजेस की। सबसे पहले है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अगर आप अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं और आपको किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू करनी पड़ रही है, तो इस वक्त आपके पास एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाद में अगर आप एक साल बाद दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई रिपीट करनी होगी। लेकिन एनईपी 2020 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की फैसिलिटी है। अब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें आपका एकेडमिक क्रेडिट स्टोर करके रखे जाएंगे। मतलब ये रिकॉर्ड होगा कि आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ाई कर ली है, और जब आप दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आप सीधा थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकेंगे। आपको दोबारा फर्स्ट और सेकेंड ईयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। खासकर कोविड-19 पैंडमिक के समय में कई बच्चों को कॉलेज या स्कूल डिसकंटिन्यू करना पड़ा है। इस एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद इन बच्चों का एकेडमिक ईयर वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एमफिल। पहले आपको पीएचडी करने के लिए एमए के बाद पहले एमफिल करना पड़ता था, और फिर एमफिल के बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब इस सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आप एमए के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम। ये वाला मेरा फेवरेट है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ना है, या इंजीनियरिंग के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब आप एक साथ मल्टीपल डिसिप्लिन्स को पढ़ सकते हो। आज के एजुकेशन सिस्टम में अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप उसके साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब एनईपी 2020 के बाद स्टूडेंट्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स को पढ़ सकेंगे, और सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपने खुद के हिसाब से एजुकेशन गेन कर सकेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने तय किया है कि 2030 तक सभी इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा, और जो इंस्टीट्यूट्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स ऑफर नहीं कर सकेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला मेजर चेंज है फी कैपिंग। आपको पता है आज के समय में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं हमारे देश में जो एक सब्जेक्टिव डिग्री के लिए भी कई लाख रुपए चार्ज करते हैं। और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी आपको मालूम होगा, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने की फीस करीब 1 करोड़ रुपए है। तो इसके लिए एनईपी 2020 में फ़ी कैपिंग का प्रोविज़न है। गवर्नमेंट एक कोर्स के लिए एक मैक्सिमम फ़ीस तय करेगी, और सभी प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को इस मैक्सिमम फ़ीस से कम ही फीस चार्ज करना होगा। इसके बाद दो और बड़े मेजर हाइलाइट्स हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट 2025 तक एम करेगी कि जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाए, और दूसरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। इस तरह की फाउंडेशंस लगभग सभी बड़े और डेवलप्ड देशों में होती है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेज के फील्ड में एकेडमिक रिसर्च को फंड करेगी। इसका सिग्निफिकेंस
काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देश में अगर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपको पता है कि 2017 में इसरो ने बहुत ही कम खर्च में मार्स मिशन एग्जीक्यूट किया था और सारी दुनिया में इंडिया को अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन इसरो ऐसा कैसे कर सका? इसका जवाब है रिसर्च। इसरो के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे इंडिया का मार्स मिशन हॉलीवुड की मूवी द मार्शियन से भी कम बजट में सक्सेसफुल हो गया। इससे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर इंडियन स्कॉलर्स हर फील्ड में रिसर्च करने लगे तो हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट्स अपने देश में बनाने हैं तो हमें एकेडमिक रिसर्च को बढ़ावा देना ही होगा। 3 लैंग्वेज सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब से 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हुआ करेंगे और इन 3 में से 2 लैंग्वेजेस इंडियन होंगी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ानी है इसका पूरा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लिया जाएगा। एक और पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म ये है कि क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर खुद से कोडिंग ना सीखनी पड़े, बल्कि स्कूल्स ही इसे खुद प्रमोट करें। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पूरा करिकुलम सिर्फ 3 पार्ट्स में हुआ करता था, 2 इयर्स का प्री स्कूल, फिर फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास और फिर 11th एंड 12th। लेकिन अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी। इसमें फाउंडेशनल 5 इयर्स का है, प्री स्कूल टू 2nd क्लास, फिर है प्रिपरेटरी 3 इयर्स का, क्लास 3rd से क्लास 5th, फिर मिडिल स्कूल क्लास 6 से क्लास 8th और एट लास्ट 4 इयर्स का सेकेंडरी फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास 12th। इसी सिस्टम को गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 सिस्टम कहा है। सबसे अच्छा रिफॉर्म जो मुझे लगा वो ये है कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स में सिर्फ मार्क्स और स्टेटमेंट्स ही नहीं होंगे, बल्कि उसमें स्टूडेंट की स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी डिस्क्रिप्शन होगा। स्कूल्स का मिशन होगा कि स्टूडेंट्स पास आउट होने तक कम से कम एक स्किल में परफेक्ट हों। साथ ही स्कूल्स का ये भी मिशन होगा कि स्टूडेंट्स बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी में भी परफेक्ट हों। दूसरा मेजर रिफॉर्म ये है कि 5th क्लास तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में होगा। मतलब अगर राजस्थान का कोई स्कूल है, प्राइवेट या पब्लिक, तो उसमें 5th क्लास तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो राजस्थान की रीजनल लैंग्वेज में होगा। अब अगर इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात की जाए तो ये बात सही है कि इससे शायद बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़े वीक हो जाएं, क्योंकि बचपन में कोई लैंग्वेज सीखना जितना आसान होता है, बड़े होने के बाद वो उतना आसान नहीं रहता। साथ ही आजकल कई स्कूल्स बचपन से ही बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे बच्चे इंग्लिश से फेमिलियर हो जाते हैं और 5th क्लास तक आते आते इंग्लिश अच्छे से बोलने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड देखा जाए तो आज के टाइम पर जितनी भी ग्लोबल सुपर पावर्स हैं वो सभी अपनी ही भाषा को प्रायोरिटी देते हैं। चाइना के लोग ज़्यादातर चाइनीज़ ही जानते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज ही बोलते हैं, उसी तरह रशियंस अपने देश में रशियन लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। ये सभी देश, चाहे इटली हो या जर्मनी हो, अपने पार्लियामेंट में, अपनी कंपनीज़ में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मदर टंग ही यूज़ करते हैं। तो फिर हम क्यों अपनी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस को पीछे छोड़ देना चाहते हैं? हमें अपने दिमाग से ये नोशन निकाल देना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटेड होने का एविडेंस है। दूसरी बात, जब हमें ग्लोबली डील करना हो तो हमें ज़रूर इंग्लिश में डील करना पड़ेगा और उसके लिए हर इंसान को एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस तो सीखनी चाहिए। लेकिन अपने देश में तो हम अपनी देसी भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़े रिफॉर्म की बात करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, जिसके थ्रू स्कूल्स के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे। दूसरी बात, करिकुलम में 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे कोडिंग वगैरह, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को इंटीग्रेट किया जाएगा, प्लस करिकुलम को रिड्यूस करके सिर्फ कोर कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इंडिया का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 25% है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रेड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर दैट ग्रेड। आसान भाषा में कहूँ तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये बताता है कि इंडिया में कितने बच्चे हायर एजुकेशन रिसीव करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस 2017-18 में इंडिया में करीब 3.6 करोड़ बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए इनरोल किया था, लेकिन देश में 18 से 23 एज ग्रुप के करीब 14 करोड़ बच्चे थे। इस हिसाब से इंडिया की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2017-18 की 25.4% रही थी। मतलब सिर्फ 25% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में इनरोल करना चाहते थे। तो NEP 2020 के थ्रू 2035 तक इस GER को 25% से बढ़ाकर
50% तक ले जाने का गोल तय किया गया है। एक काफ़ी मेजर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है यूनिवर्सलाइजेशन का। इंडिया की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस होंगी उन्हें प्रमोट किया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में अपना कैंपस खोलने के लिए, और जो फॉरेन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ होंगी उन्हें इन्वाइट किया जाएगा कि वो हमारे देश में अपना कैंपस खोलें। इसके साथ साथ इंडिया के सभी टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक डिपार्टमेंट खोला जाएगा और फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ने के लिए इनवाइट किया जाएगा। इस स्टेप का मेन गोल है इंडिया को वर्ल्ड का एक बड़ा एजुकेशन हब बनाना। इसके अलावा जो बड़े रिफॉर्म्स हैं इस सेक्टर के वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, जैसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिमूवल ऑफ एमफिल। इन सभी मेजर रिफॉर्म्स के अलावा टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज़ करने की बात NPE 2020 में की गई है, जैसे डिजिटली इक्विप्ड क्लासेस, वर्चुअल लैब्स और दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स। और टीचर्स की बात की जाए तो ये तय किया गया है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के तहत टीचर्स का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, और अब टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री प्रोग्राम होगा। 29 जुलाई 2020 को NPE 2020 अप्रूव हुआ और अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। होपफुली ये इम्प्लीमेंट भी जल्दी हो जाएगा और हमें एक नया और इंटेलिजेंट एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है और इसके बेनिफिट्स दिखने में करीब 10 साल का टाइम लगेगा, बट ये चेंज बहुत ज़रूरी था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक धन्यवाद। द ब्लिंक को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं अनबायस्ड एनालिसिस ऑन नेशनल इश्यूज जो आपके पॉलिटिकल ओपिनियन के फॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।